सीआरआर का जो है वो रेट कितना है, यह भी सवाल पूछा है। और ऑप्शन में बड़ा अच्छा बार बार आप लोग दिखाते थे कि अब बढ़ करके 0.50 बढ़ गया, यानी 4.5। सीधा क्वेश्चन था। बताइए अगर इकोनॉमिक्स में एक भी सवाल बाहर आता हो, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, हम इसलिए बोले पहले आकर के हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उसी जगह पढ़ रहे हैं, और सवाल नहीं होता कि सवाल छूट जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि सवाल एकदम बिल्कुल नहीं उठता है कि सवाल छूटेगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब देखिए एक और सवाल है। पहला योजनानुकास, दूसरा सीआरआर का रेट, दूसरा सीआरआर का वृद्धि, और एक जो बहुत आप लोग रट्टा मरवाते थे नाम था एमएस स्वामी, जिसमें सवाल पूछा था कि भारत में हरित क्रांति के जनक सीधा क्वेश्चन है एमएस स्वामी। 5 क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स और 5 में 5 आता है। अब क्या चाहिए? अब अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। अब ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में समझिए, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपके कॉपी से एक बाहर सवाल आ जाएगा तो फिर हमसे बात कीजिएगा सर बाहर कैसे आ जाता है। सवाल बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कल और मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और तगड़ा हो गया था। हमारे यहाँ से क्लब में 50 में 50 रिजल्ट हुआ, यानी 50 कैंडिडेट्स थे और 50 में कल पूरा एकदम सेलिब्रेशन हुआ। अगर मेरे फेसबुक लाइव से आप नहीं जुड़े होंगे तो एक बार जुड़ लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि कल बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन किया है। हमको लगता है भारतवर्ष में पहला कोई क्लब होगा जिसमें 50 कैंडिडेट था, 50 में 50, कोई नार्कोटिक्स, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर, तमाम ऐसे लोग आराम से क्वालिफाई किए। यहाँ तो एक क्वालिफाई करता है तो 3 महीना वीडियो चलता है। आप कम से कम आइएगा हमारे फेसबुक लाइव पर, उस पर देखिएगा हम कल डाले हैं, कल बहुत बेहतरीन लोग सिस्टम को किया है। देख लीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप अपने फेसबुक लाइव पर जाकर के इस पर अटैच हो जाएगा। नीलेश सिंह राजपूत भेजिएगा, तेजी से तब पता चलेगा। अभी हम कर मिलेंगे क्योंकि बहुत सारा इसमें पेंडिंग है। या फिर एक पेज है जिस पेज से आप आ सकते हैं, जिसका नाम है एनएस राजपूत। ये पेज है और ये मेरा अपना पर्सनल आईडी है जहाँ पर हम डालते हैं इन चीज़ों को। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बीच बीच में उसके माध्यम से कुछ सूचनाएं देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपके इकोनॉमिक्स में सचिवालय सहायक पूछता है 5 सवाल, उस 5 सवाल में 5 सवाल आपको दिखता है। इसका मतलब है कि कहीं से कोई कमजोरी नहीं। और हमको ये नहीं पता था कि सब क्वेश्चन पूछेगा। हम पहले बोले थे कि अगर हम क्वेश्चन लड़ाते हैं तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लड़ाते हैं, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। आने वाले एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लड़ता है, इसका मतलब हमारा काम मजबूत चल रहा है और ये 5 सालों तक हमारी गारंटी बनी रहेगी। हम इसी तरह आपको क्वालिटी पढ़ाएंगे। सवाल ये होता है कि सवाल छूट जाए, और जो कोई पूरा सिलेबस खत्म किया है और हमसे सवाल पूछा भी था कुछ लोग, आप लोग के क्लास में, कि सर बिहार पढ़ना पड़ेगा, हमने कहा क्यों पूछेगा, बहुत हो जाएगा। मतलब करंट हमने 5-6 को पूछेगा, हम हर बार बोलते थे, और करंट पूछा है 4। तो हमको पता होता है कि सवाल कैसा पूछेगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए। आपके राइट डाउन कॉपी मुंह भूल जाएगा तब हम कुछ नहीं कर सकते। भाई हम सब कुछ बता दिए। अभी 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एमएस स्वामीनाथन का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, योजनानुकास का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, क्लियर, सीआरआर का रेट का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, सीआरआर से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। तो जब 4 क्वेश्न डायरेक्ट आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपका ये जिम्मेदारी बनता है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप जो है इन चीजों को अपने अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बस हम वही चाहते हैं। हम इसलिए बहुत उत्सुक थे कि आज सबसे पहले जाकर के डिलीवर कर दें कि सवाल वही पूछना जो आप लोग की कॉपी में जा रहा है। बहुत ज्यादा बात नहीं था, आपको समझाने का ज्यादा कोशिश किए हैं, आपको एक्सपर्टाइज ज्यादा हो गया होगा। और याद रखिएगा कि अगर किसी ने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सिर्फ रट्टा मारा होगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। जब तक उस समझ के नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चारों क्वेश्चन समझ का क्वेश्चन था। चलिए उसमें से एक क्वेश्चन मानते हैं कि हरित क्रांति के पिता भारत में एमएस स्वामीनाथन रटने वाला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन जो है पूरा कंसेप्चुअल पूछा। तो आप बस अभी आपका खत्म भी नहीं हुआ, कहानी खत्म नहीं हुआ। अभी तो बहुत हम कुछ बताए नहीं है। अभी जीडीपी डिफ्लेटर हमको बताना है, लास्ट प्राइस इंडेक्स बताना है, सीपीआई बताना है, डब्ल्यूपीआई बताना है, बहुत सारा मैटर भी बचा हुआ है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप इस फैक्टर में अब भी नहीं थे। अगर कोई अब ये सोचेगा सर हम इकोनॉमिक्स पढ़े सर और हमसे पॉलिटी का है नहीं बना, तो खैर तो आपका प्रॉब्लम है। पूछ सकता है बच्चा, कभी कभी कोनो बच्चा ना आता है, पूछेगा सर हम बताइए सर 1 महीना से पढ़ रहे हैं, अब तक मेरा इतिहास में क्वेश्चन छूट गया। तो इतिहास पढ़े भी नहीं किए तो छूटेगा नहीं। अभी संविधान पढ़े भी नहीं किए तो छूटेगा नहीं।
जो हम नहीं पढ़ाए उसमें सवाल छूट रहा है तो उसमें सवाल छूट रहा है। हाँ, हमारे पढ़ाने के बावजूद अगर आपका सवाल छूट रहा है, जिस सेक्शन को हम पढ़ा रहे हैं वो सवाल आपका छूट रहा है, इसका मतलब इसके लिए पूरी रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर जाती है। और हर टीचर को रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए। किसी परीक्षा में अगर उसका सवाल नहीं लगता है, पढ़ाए गए क्वेश्चन में से उसके कॉपी राइट डाउन में से क्वेश्चन नहीं आता है, तो पूरे तरह से जैसे हार की जिम्मेदारी प्रत्येक टीम के कप्तान लेते हैं, उसी तरह किसी भी परीक्षा के आयोजन में अगर उसके द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसको इसका रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए, उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि चलिए हमसे गलती हो गया कि हम आपको गलत डायरेक्शन में पढ़ाते हैं। लेकिन हमें पता था, पहले भी बोलते थे कि आने वाला वक्त में कोई एग्जाम होने दो, सवाल पूछेगा, एक बार मिला ना, अगर हम सब सवाल हूबहू नहीं मिलता है, इसका मतलब इसके लिए पूरा दोषी कौन है? हम। तो चलिए कम से कम ये तो आपको सुकून मिल गया होगा कि आप सेफ हैंड में, सुरक्षित हाथ में है, सवाल वही है जो आपकी कॉपी में है। नहीं होगा तो एक बार फिर से पलट के देख लीजिएगा। योजना अवकाश 1966 से 67 से भारत में हरित क्रांति के पिता प्रोजेक्ट टाइम सीआरआर 4.50 और सीआरआर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सीआरआर में गिरावट करेंगे, यानी कम कर देंगे, तभी जाकर के मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। और ज्यादा सीआरआर का रेट कर देंगे तो मार्केट से पैसे फ्लो क्या होगा? किसके पास चला जाएगा? आरबीआई। तो ये चारों क्वेश्चन बखूबी एकदम सामने से दिख गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग अपना आगे काम करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे? पॉइंट्स तक पहुँच गए थे ना? जिस रिपोर्ट बता दिए थे, कहीं तो दिक्कत नहीं। टॉप लेवल का कंसेप्ट आपको दिए एसएससी में नहीं। अब देखिए क्या बोलता है एसएससी, फिर से एक बार देख लीजिएगा। पहले हम लोग क्या, कौन सा रिपोर्ट था? एफएसडीसी के अंतर्गत कौन काम कर रहा था? आरबीआई। और कौन से ऑफ इंडिया, और कौन काम कर रहा था? इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी। आरबीआई, सेबी, इरडा और ये पार्टी बहुत अच्छा, पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सब किसके साथ काम कर रहा था? ये कहानी था 2011 के पहले। 2011 के बाद कहानी चेंज हुआ। 2011 के बाद कहानी चेंज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब 2011 के बाद हम लोग क्या रिपोर्ट आता है किसका? कौन सा रिपोर्ट? फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, यानी सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का मतलब ये रिफॉर्म्स हो गया, बदलाव आ चुका है कि नहीं? बोलता है एफएसआरसी रिपोर्ट क्या बोलता है कि आरबीआई के डायरेक्शन को क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया और इधर क्या बना दिया, नाम रखा यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी, यूएफए का कंसेप्ट को ले आया। तो किसको लाया? सेबी को लाया। और किसको लाया? इरडा को लाया। और किसको लाया? बहुत अच्छा, पीएफआरडीए को लाया। और किसको लाया? एफएमसी को, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को लाया। ये सेबी में मिल गया और ये सभी को लाया यूएफए, और बाद में एफएमसी का विलय किसमें हो गया? सेबी। तो इसकी सबसे बड़ी कंपनी एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का कन्वर्जन किसमें हो जाता है? सेबी। चला जाता है शेयर मार्केट। खूब बढ़िया से बताया नहीं नहीं, हां बहुत टाइट कांसेप्ट, लेकिन इतना अच्छा आसानी से समझे, हमको लगता है भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके डायरेक्शन में, हम लोग आरबीआई के डायरेक्शन पर बात शुरू किए थे। तो आरबीआई का हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पर बार-बार बात कर रहे थे। हम लोग बात करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बार-बार बात कर रहे थे। ये सब बात करने के बाद अब हम लोग के पास आता है कि आरबीआई अपना मनी के करेंसी को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ कुछ हम लोग के मिंट्स है जिसको टकसाल बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को जगह भी बताई थी, याद होगा। जैसे बोले थे कुछ जगह पर जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, सिक्कों का छपाई होता है, बनता, तो उसी चीज पर हम लोग कुछ अब अप्रोच कर रहे हैं कि और आरबीआई के डायरेक्शन में क्या-क्या आता है। थोड़ा सा लिखिए देखिएगा। दिखा चुके करेंसी नोट प्रेस नासिक, दिखा दिए। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, और सिक्योरिटी पेपर मिल हैदराबाद, सब दिखा चुके हैं। देखिएगा आरबीआई इसके अलावे अगर चेंज करें, आरबीआई इसके अलावे क्लियरिंग हाउस का भी काम करती है।
क्लियर से क्लियरिंग बना है, इसको हिंदी बोलते हैं समाज शोधन गृह। कलम नहीं चल रहा है, कलम नहीं चल रहा है, इंग्लिश से बताइए। हाँ ठीक है, समाज शोधन गृह, ग्रीन हाँ समाज शोधन गृह, समाज शोधन अंग्रेजी लिखो ना, क्या दिक्कत है? The function of RBI, the function of RBI as a clearing house, the function of RBI as a clearing house, किस तरह का काम करता है? क्लियरिंग हाउस, एज ए क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। किसका? RBI। अब जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस है क्या, किसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस? तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि क्लियरिंग हाउस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हर जरूरी नहीं कि हर जगह आरबीआई काम करेगी। जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में लेते हैं तो दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक काम करता है जिसको हम लोग लीड बैंक बोलते हैं, कौन सा बैंक बोलते हैं? लीड बैंक। और एक जो काम करता है वो क्लियरिंग हाउस का काम करता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी जिले में आरबीआई का डायरेक्टर होगा, लेकिन जरूरी इस बात है कि हर जिले में एसबीआई का डायरेक्टर जरूर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो जैसे आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपका यूको बैंक का एटीएम है, आप जाके कैनरा बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, आपका कैनरा बैंक का एटीएम है, एसबीआई से पैसा निकाल लेते हैं। आपका जो चेक क्लियरिंग हो रहा है, जिसको हम लोग आजकल नाम दिए सीटीएस 2010, इसको बोलते हैं चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? चेक ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि अब हम लोग का क्लियरिंग का काम दूसरा हो गया। तो जैसे आपको पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया और आप जाकर के अपने एसबीआई में डाल दिए तो क्लियर होगा ना? ये तमाम जो इंटरैक्टिव जो क्लियरेंस है, इस क्लियरेंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ द क्लियरिंग हाउस। तो ये क्लियरिंग का काम हर महीने के लास्ट में कौन करेगा? आरबीआई। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ द आरबीआई यहां पर कौन फंक्शन करेगा? एसबीआई। देखिएगा, समझ गए क्लियरिंग हाउस किसको बोलते हैं? देखिएगा, देखिएगा सभी संबद्ध बैंक के खाते और रिलेटेड अकाउंट which is concerned with the RBI, सभी संबद्ध बैंक के खाते आरबीआई के पास होते हैं। सभी संबद्ध बैंक के खाते किसके पास होते हैं? आरबीआई के होते हैं। जहां पे आरबीआई होती है वो क्लियरिंग का काम करती है, जहां पे आरबीआई होती है वहां पे क्लियरिंग का काम करती है। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ द आरबीआई के अब्सेंस में, इन अब्सेंस ऑफ द आरबीआई इस काम को, इन अब्सेंस ऑफ द आरबीआई इस काम को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। जहां पे आरबीआई का डायरेक्शन नहीं है, जहां पे नहीं है, उस जगह पर इस काम को कौन करती है? एसबीआई करती है। इन अब्सेंस ऑफ द आरबीआई की जगह पर कौन काम करती है? एसबीआई। जैसे सवाल पूछा जाएगा ना कि जो क्लियरिंग का काम है, क्लियरिंग का मतलब समझे कि जितना आपने ट्रांजैक्शन किसके साथ किया है? अन्य बैंकों के साथ। कमर्शियल बैंक आपका सिस्टम है, आपका एटीएम है, कैनरा बैंक आप काम कर रहे हैं किससे? यूको बैंक में एटीएम से। तो पक्का है कि इसमें क्लियरेंस होगा ना? ट्रांजैक्शन तो इंटरैक्ट हुआ मतलब उसके बैंक का आपके यहाँ और उसके बैंक का आपके यहाँ हुआ है, तो ये क्लियरिंग हाउस करने का काम कौन करेगा? आरबीआई। और जहां पे आरबीआई का डायरेक्शन है वहां उसके अब्सेंस ऑफ द एसबीआई। क्यों एसबीआई के इसके पीछे क्या वजह होगा? हम पहले बोले थे इससे पहले जो जितना भी कमर्शियल बैंक पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम वो कौन करता था? वो कौन करता था? एसबीआई। किस बैंक के रूप में? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में ही हो गया, नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई से जो एक्सपीरियंस के आधार पर आरबीआई से ज्यादा पुराना कौन? एसबीआई। और बाद में 1 अप्रैल 1934 के 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, और उससे पहले ही
वो पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई के रूप में, और वो जाकर के फिर किस में कन्वर्ट हुआ, इंडिया में। और बाद में 1955 में वही कन्वर्ट हुआ निश्चित तौर पर, जहाँ पे आरबीआई का डायरेक्शन है वहाँ पर कौन काम करेगा, देखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का काम, द फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी which is regulated by RBI, मॉनेटरी फंक्शन का काम, मौद्रिक नीति का काम क्या क्या थोड़ा सा बाइलिंगुअल का प्रॉब्लम होता है, एक जगह पूरा इंग्लिश चाहता है, एक जगह पूरा हिंदी चाहता है, हम फंस जाते हैं, इसलिए हम इंग्लिश बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं इंग्लिश में, बाकी होता है जाता है, जब अपना लिखते हैं तो लिख ही लीजिए, बोरिंग रोड में लिखता है सब। लिखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का काम, मौद्रिक नीति का काम, मॉनेटरी पॉलिसी का काम आरबीआई करती है। ब्रैकेट में लिखिएगा, बार बार लिखा रहे हैं, हर 2 महीने, हर 2 महीने मॉनेटरी पॉलिसी का काम जो है आरबीआई करती है प्रत्येक 2 महीने। आपको मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग बता चुके हैं, तो नहीं क्या मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट बताए थे। तो हम बोले थे कि 2 तरह से काम करेगा, एक को हमने कहा था क्वालिटेटिव, क्या बोले थे, क्वालिटेटिव, और एक को क्या बोले थे, क्वांटिटेटिव। इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक। यानी हमने कहा था कि सेलेक्टिव सेक्शन में आरबीआई जो है ना 2 तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, एक क्वालिटेटिव करती है और एक क्वांटिटेटिव। हम बोले कि क्वांटिटेटिव में यानी मात्रा में क्या करेगा, ऊपर नीचे कर देगा। जैसे हमने कहा था कि बैंक रेट को क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा या घटा देगा, रेपो रेट को बढ़ा या घटा देगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा या घटा देगा, एलएसएम को बढ़ा या घटा देगा, इसी तरह एसएलआर को बढ़ा या घटा देगा और सीआरआर को बढ़ा या घटा देगा। इसके साथ आप लोगों को बताया कि ओपन मार्केट सर्कुलेशन नहीं बताए थे, कौन सा मार्केट सर्कुलेशन, हम बोले थे डायरेक्ट क्या करेगा, आरबीआई अपने बॉन्ड और जो उसका जो जितना भी बॉन्ड पेपर है और जो सिक्योरिटी पेपर है उसको ला करके सीधे मार्केट में उसको बेचना शुरू करेगी। तो मार्केट में जो पैसे का लिक्विडिटी ओवरड्राफ्ट होगा वो किसके पास चला जाएगा, आरबीआई, और इससे मार्केट में पैसे का मात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए मार्केट का बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, हम सब बता चुके हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। हम लोग कितनी पहले इस योजना पे काम कर रहे थे, चौथी। हम लोग को 5 मानना चाहिए ना, देखिएगा कौन सा जो रेपोरेट बैंक रेट या एलएसए और एलएसए जो भी है, ये सब क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटी पड़ेगा, इसमें गुण क्या होगा, गुणात्मक। जैसे राशनिंग मेथड को कंट्रोल करना, राशनिंग मेथड को कंट्रोल करना, या फिर जैसे क्या था कि सोना लगातार हम लोग आयात करके खरीद रहे थे दूसरे देश से, तो आरबीआई डायरेक्शन दी कि कम से कम आप यूज कीजिए सोना का, क्योंकि आयात शुल्क 4 से बढ़कर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, मतलब हम लोग का परसेंटेज बढ़ते जा रहा था। तो आरबीआई को अपना मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना सोना का, क्योंकि उसका जो मामला है, जो 85 करोड़ 115 करोड़ का जो बैलेंसिंग है 200 करोड़ का, उसको सोना भी तो अपने पास रखना पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेगा कि वैसे सिचुएशन में अगर आरबीआई के पास सोने की कमी होती है तो दूसरे देश से खरीदेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। इसलिए हम लोग जब ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे थे तो उस पर आरबीआई कुछ लगाए कि आप लोग आर्टिफिशियल पहनना शुरू किए, वो एक तरह का क्वालिटेटिव हो गया, राशनिंग मेथड हो गया, डायरेक्शन हो गया, लोगों को इसेंशियल चीजों को खरीदारी करने के लिए कहा गया, ज्यादा इधर-उधर करने के लिए नहीं किया गया। ये सब डायरेक्शन जो किस तरह का कहलाता है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, इसको राशनिंग बोलते हैं। जो आपने बताया कि 1.5 करोड़ का जो ये जो रिजर्व में रखा रहता है, बहुत सारे डायरेक्शन तो टिकट परचेजिंग ऑफ सम गुड्स का बता रहा है। सो ये सब जो है कि डायरेक्शन होती है तो एक ही भरपाई तो नहीं होगा, नहीं भरपाई तो नहीं होगा, कौन भरपाई होगा, जो भी क्वालिटेटिव होगा वो डायरेक्शन आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, आज पहला क्लास है, इसलिए कुछ लोग आरबीआई गवर्नमेंट में जस्ट आप हो गया क्या एडवाइजरी कमेटी नहीं बताए थे, पहले एफएसडीसी के अंदर में काम कर रहे थे,
अब एसएलआर से रिपोर्ट देना काम कर रहे हैं। अब ये दोनों कैसा काम कर रही है? गवर्नमेंट को जब मौका मिलेगी आरबीआई डायरेक्शन लेगी, आरबीआई को जब डायरेक्शन मिलेगी तो गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि अब दोनों म्यूचुअल हो गया। क्योंकि अब आरबीआई इंटरनल जो कल तक इंटरनल फ्लो करेंसी फ्लो को कंट्रोल कर रही थी, अब एक्सटर्नल करेंसी फ्लो को ये कंट्रोल कर रही है। तो ये कैसे करती है? जैसे फॉरेन करेंसी हम लोग यहाँ पहले इमीडिएट आ रहा, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक सेक्शन लगाया था, इसका नाम था डार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, नाम सुना होगा। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के थ्रू क्या हुआ कि हम लोग पता करना शुरू किए कि आखिरकार पैसा का फ्लो कैसे है, आखिरकार मॉरिशस में इतना कहां से पैसा आ गया जो हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए गार लगाया गया। लेकिन फिर एक समिति आई, पार्थ सारथी सोम समिति, क्योंकि हम लोग क्या था कि फॉरेन करेंसी का स्पीड कम हो गया, जैसे गार लगाया स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। गुड डायरेक्शन, ये क्वालिटेटिव डायरेक्शन है, हर्बली नहीं होगा। जब भी होगा कि डायरेक्शन कैसा देगा, policies जो फ्रेंड के विद द सिटी ऑफ फॉरेन, विदेशों से व्यापार की गार्ड बताया, वो सब जो है गुणात्मक है, मतलब आपकी तरह नहीं हो वो गुणात्मक मात्रात्मक कैसे आएगा? गार दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो था डिफरेंट थिंग है। जैसे कि हम बाहर से मेरे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो आरबीआई के इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डायरेक्शन में कहां से आएगा? हम तो आपके पास गुणात्मक एग्जांपल, हां, गुणात्मक तरीके से क्वालिटेटिव हो गया कि जो डायरेक्शन होगा ये वर्बल डायरेक्शन नहीं होगा, रिटेल एक डायरेक्शन देगा। गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई अपने डायरेक्शन देगी, आपको फॉलो करना है। आप जैसे उसको फॉलो कर कीजिएगा तो हमारे मार्केट का बैलेंसिंग ठीक होगा। आप पर कोई प्रेशर थोड़ी होगा, प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आपको ये करना है, सोना खरीदो। हां, बैंक को देगा, बैंक के साथ भी करेगा, इंडिविजुअलिटी के साथ भी करेगा ना, क्योंकि मेरा खाता कहां है? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का खाता कहां है? डायरेक्शन किसको देगा? आरबीआई को देगा। यदि आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगा, चाहे जो भी हम लोग का एमएसएफ हो, एसएलआर हो, एसएलआर में क्या कौन प्रिजर्व करता है? कमर्शियल बैंक करता है, क्योंकि उसको ही बोलता है कि तुम अपने हिस्से का पैसा अपने पास रखो, लेकिन तब तक तुम खर्च नहीं करोगे जब तक हम नहीं कहेंगे। और अगर किसी बहाने तुम खर्च कर भी दिए तो 24 विद इन 24 आवर्स को आप क्या कीजिएगा? मेंटेन कीजिएगा। ये डायरेक्शन होता है किसका? आरबीआई का। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में जैसे रेपो रेट किसको बोलते हैं बताओ? रेपो रेट है जो कि इस पर बैंक जो है वो आरबीआई से ऋण लेता है, बैंक रेट किसको? बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस है कि बैंक रेट जो है वो शॉर्ट टाइम, बैंक रेट शॉर्ट टाइम होता है। सर बैंक रेट है पूरा जब पढ़ोगे ना, अभी चूंकि फिर आज पहला काम है, हम बता मैं बता रहा हूं, पहले सुन तो लो। जैसे तुमको लगता है कि एक ही दिन हम सब जान लें, तो एक लंबे समय से बच्चा पढ़ रहा है, हम जैसे देख पूछते हैं कि रेपो रेट शॉर्ट डायरेक्शन है या लॉन्ग डायरेक्शन? जैसे सीआरआर का भी उसमें मामला आता है। सीआरआर में पहले एनडीटीएल को समझना पड़ेगा। एनडीटीएल का तो पता है कि डिमांड डिपॉजिट टाइम, जैसे कि आज पहला दिन और ये लगभग 14-15 दिन से पढ़ रहा है, तो पक्का है कि सब चीज ये लोग कंप्लीट कर चुका है, जो भी फ्लो कर रहा है सीधा सीधा समझ रहा है। तुमको लग रहा है ये सब कैसे हो जा रहा है? नहीं, ये मुझे क्लियर हुआ? ये गड़बड़ा गया। नहीं, क्वालिटेटिव क्लियर हुआ कि नहीं? डायरेक्शन क्वांटिटेटिव में ओपन मार्केट समझे? नहीं, क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट मतलब मेरे पास पैसा कम हो गया, ठीक है? तो मेरे पास पैसा कम हो गया, हमको पता ही मार्केट में ज्यादा पैसा, हम क्या करेंगे? अपने सिक्योरिटी पेपर और बॉन्ड पेपर को लाके बेच दे। तुम्हारे पॉकेट में पैसा होगा ना, उस पैसे को हम ले लिए, बदले तुमको क्या दे दिए? कागज दे दिए। और तुम्हारे पैसे को परफॉर्म कहां करा रहे हैं? तुम्हारे हम आरबीआई लेकर के तुम्हारे पैसे को परफॉर्म करा रहे हैं। तो हम जब ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटी और बॉन्ड को बेचेंगे तो मार्केट से पैसे का ट्रैपिंग होगा कि नहीं? इसकी के काम है सर। ये सेबी का काम है सर। वो क्या शेयर मार्केट करती है। ये सेबी का काम है। सेबी क्या करती है पता? शेयर मार्केट शेयर मार्केट नहीं बॉन्ड से बेचती है, बॉन्ड से बेचती है। सेबी अपना शेयर बेचती है। बॉन्ड और शेयर में बहुत अंतर है। शेयर किसको बोलते हैं? जैसे कहीं पढ़े हो या फिर अपने से ये चीज क्रिएट नहीं करता सर, कुछ पढ़े लेकिन कुछ याद नहीं रहता। मतलब डायरेक्शन प्रोसेस बता सुन लो पहले।
सुनने का कोशिश करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमारे यहाँ काम सेबी क्या करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ छोटा छोटा फिनांस है, तुमको मन किया तुमको रिलायंस में कुछ पैसा लगाना है, तुम 20 रुपए लेके जाओ रिलायंस में पैसा लगाने, कौन लगेगा तुम्हारा पैसा? तो तुम्हारे छोटे अमाउंट को क्या करेगा, सभी से मिला करके इसको क्या करेगा, एक म्यूचुअल कंसेप्ट देगा। और इस म्यूचुअल कंसेप्ट को हम लोग सीखे US 64 से, हम लोग को अमेरिका सिखा है। और बाद में हम लोग क्या, इसका नाम हो गया UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर पढ़े होगे से भी तब से पता होगा। US 64 जो है वो कन्वर्टेड इनटू UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब UTI बाद में हम लोग क्या फिर हो गया UTI फर्स्ट और UTI सेकंड। और बाद में आज जो आप एक्सिस बैंक देख रहे हैं दैट इज द UTI, एक्सिस बैंक कन्वर्जन। तो म्यूचुअल फंड का काम क्या है कि छोटे छोटे फंड को मिला करके एक्युमुलेट करके एक बड़ा फंड बना के किसी कंपनी में लगा देना। तो मान लीजिए कि किसी ने 100 रुपया लगाया और किसी ने 15 रुपया लगाया, तो जिसका जिस हिसाब से डिविडेंड होगा, लाभ का अंश होगा, वो म्यूचुअल फंड उसको देने का काम करेगा। तो सबसे पहले ये जारी करती है IPO, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जानिए पूरा बात, छोटा छोटा बात जानिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इस IPO को 12 दिन के बाद उसको शेयर में कन्वर्जन मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या निकालना है, IPO। ये शेयर मार्केट जो है, एक्स नाम की कंपनी जो अपना शेयर मार्केट निकाली है, इसको परचेज करा। ये बॉन्ड नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये शेयर है। इट में पॉसिबल इसमें घाटा भी हो सकता है, क्योंकि हम इसमें पैसा दो तरह से लगाएंगे। एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के थ्रू लगाएंगे, या तो बाहर से पैसा लगाएंगे, या तो फिर हम इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स में चले जाएंगे। अगर इक्विटी में आएंगे तो हमारा मालिकाना हक होगा, और बाहर से लगाएंगे तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होंगे। प्रेफरेंशियल भी दो तरीके का होता है, एक क्यूमुलेटिव होता है और नॉन क्यूमुलेटिव होता है। फिर आप दो अंदर चले जाइए, जैसे कि समझिए, सब बताना ही लोग ये सब पढ़े हैं पर सब याद नहीं। ठीक ठीक, अच्छा बात है। वही सर याद दिला रहे हैं पढ़ाते। वही हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस में कुछ नहीं। हाँ, नहीं अभी शुरू हुआ है। जैसे कि सवाल करोगे ना, जैसे हम क्या है, हम छेड़छाड़ के बहुत सिखा ये छेड़ दोगे तो पूरा इकोनॉमिक्स आज ही खत्म कर देंगे। क्वालिटेटिव नहीं समझ में आता है तो अब समझ में आया है? हां ठीक है। चलिए लिखिए, होता है हम चाहते हैं कि क्वेश्चन रेज हो, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि क्वेश्चन रेज होने के साथ समझ में भी आना चाहिए। इन्हीं के खाली क्वेश्चन चल रहा है, अब बाहर निकले तो पता क्या था, कुछ नहीं पता चला सर। इसलिए हम चाहते हैं कि क्वेश्चन वही पढ़िए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन हो। अब ये अगर क्वेश्चन आपका मिला देते हैं तो जितना इकोनॉमिक्स में पूछा क्वेश्चन तो ये जिसे पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। हम चाहे नहीं है कि नहीं बताओ, जब सर क्वेश्चन लड़ गया इसका आगे क्या पढ़ाने की जरूरत, कोनो जरूरत नहीं। लेकिन हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, अभी बात बाकी है। ये बीपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछेगा घुस के, तो आपके पास ताकत होना चाहिए कि आप भी घुस जाइए। और कभी यूपीएससी को मन करेगा उसके लेवल में और आगे घुस के पढ़ाने का, आपके पास ताकत होना चाहिए कि आप वहां चीजों को समझ पाए। इसलिए अभी हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट अप्रोच आप लोग को दे देंगे। और रही बात कि क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा इस क्लास में, आप एसेंशियल्स क्लास को कर रहे हैं, तो आप मेरी बात को सीधे सीधे समझ पाए। और कोई भी आदमी अगर पहले दिन ही सब कुछ समझना चाहेगा तो हमको नहीं लगता पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी मेरे साथ आपका कोऑर्डिनेशन बना नहीं। यहाँ तो मेरा बच्चा भी सारा समझ रहा है, एक बार ऐसे कर समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, अगला जान रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, नहीं पूछते जा रहा है अगला क्वेश्चन आ रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और कभी भी डिटरमिनेट नहीं करने का कोशिश करना है कि सर पूछेंगे तो सबको लगेगा कि सर कैसे बताएंगे, एक दिन में बताएंगे नहीं। तो जब मन करेगा आना 2 घंटा में जितना डाउट, जितना प्रकार डाउट है सब डाउट को एक बार में क्लियर कर देंगे। तब सिंगल डाउट क्लासरूम में अगर डाउट को क्लियर करना शुरू करेंगे तो बच्चा को डायरेक्शन उड़ जाएगा, लेकिन सर एक ही को ध्यान देती है क्योंकि एक ऐसा क्लास कॉमन क्लास, और कॉमन क्लास में हम लोग को कोशिश करना पड़ता है कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके चीजों को, तभी तो 4 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये फोकस होता है कि हम परीक्षा में क्वेश्चन लड़ाएं, हम परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लड़ाएं। विद्वता हमारे अंदर खूब है, छू रहा है, नौकरी नहीं हो वो सब हम को जरूरत नहीं है, कोनो होता है जानकारी पूरा है, परीक्षा नहीं हो रहा। आज जान लीजिए उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, सिपाही भी नौकरी हो जाएगा ना तो बड़ा सम्मानजनक स्थिति रहेगा। कल लोग का बॉडी लैंग्वेज देख करके 50 जब डांस कर रहा था तो डांस करने का अंदाज से लग रहा था कि ये लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ डांस कर रहा है। और
जब देखिएगा नौकरी नहीं होता है उसका नाचने का तरीका भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि हम वैसा काम करें जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा मजबूत हो। तो वही चीज है, डायरेक्शन कुछ नहीं है, हम लोग आगे आते हैं दो डायरेक्शन में देखते देखिएगा थोड़ा सा। आपको बता दिए तुम बोल रहे हैं पंचवर्षीय योजना 5वीं में चल रहे हैं। देखिएगा फिफ्थ ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय में फिफ्थ ईयर प्लान। देखिएगा इस योजना से पहले एक नई योजना की पहल देखी गई। इस योजना से पहले एक नई योजना की पहल देखी गई। बिफोर फिफ्थ ईयर प्लान एक नया टाइप का, न्यू टाइप का प्लान हम लोग देख पाए। किसके? पंचवर्षीय योजना के पहले। देखिएगा एरो दे करके, देखिएगा रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। कौन सा प्लान? रोलिंग, जिसमें हिंदी बोलते हैं अनवरत योजना, अनवरत योजना, अनवरत योजना। यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले हम लोग का प्लान कौन सा गया था? अनवरत। समझिएगा रोलिंग प्लान को क्या करें कि आपका कॉपी है उसको रोल कर, कोई भी कॉपी को ये कागज को लिए और इसको हम ऐसे करके रोल कर दें। ठीक है, आपको पूछे कि बताइए इस रोल में पहला कौन है, दूसरा कौन है, लास्ट कौन है और स्टार्ट कौन है, बता पाइएगा क्या? नहीं। There should not be any differences between the starting and ending, कोई दोनों में अंतर नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रोल। जब ऐसा प्लान हम लोग के पास होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान। या दूसरा एक हम लोग क्या एक परिभाषा है कि तुम लोग को झापड़ मारा जाएगा और जब भी मारेंगे तुमको 100 झापड़ में जब भी हम 100 पहुंचेंगे तो फिर से 1 से काउंट डाउन करेंगे। इसका मतलब झापड़ खत्म होने वाला नहीं है, अनवरत चलने वाला है। इसी को हम लोग कौन सा बोलते हैं? अनवरत, मतलब सदा हमेशा चलने वाला। तो इसी में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? जनता पार्टी। कहा जाता है कि 78 से 83 के बीच में, 78 to 83 के बीच में, 78 से 83 का जो एपिसोड होता है, इस बीच में हम लोग के पास कोई प्लान का कोई कंसेप्ट, कोई परफेक्ट आइडियोलॉजी नहीं था। आइडियोलॉजी इसलिए नहीं था कि 78 से 83 के बीच का जो एपिसोड था उसमें कहा गया कि मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और ये बोलते हैं कि हम एक प्लान को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोलिंग प्लान, और इसको पूरे वैश्विक तरीके पर किसी ने व्यापक रूप से पहुंचाया। उसका नाम था रैगनर नक्स, नाम सुना होगा? रैगनर फ्रीस का नाम है। रैगनर फ्रीस ने इसको बहुत चारों तरफ फैलाया था। एक नया योजना है जिसका नाम होगा कौन सा? रोलिंग प्लान। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के प्लान को एक इंट्रोड्यूस किया गया। तो थोड़ा सा देखिएगा, देखिएगा अनवरत योजना ब्रैकेट में लिखिएगा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इसे परिचित कराया गया। बस का छोटा सा बॉक्स। दूसरा लिखिएगा रोलिंग प्लान के जनक थे, फादर ऑफ रोलिंग प्लान, रैगनर फ्रीस। फादर ऑफ रोलिंग प्लान रैगनर फ्रीस। कंटिन्यू हम लोग बात कर लेंगे एक बार। इसका लिखिएगा रैगनर फ्रीस लिखिए। देखिएगा इसको पॉपुलर करने का श्रेय, लोकप्रिय करने का श्रेय, इसे पॉपुलर करने का श्रेय, लोकप्रिय करने का श्रेय, पॉपुलर करने का श्रेय बर्नार्ड मिडल को जाता है।
प्लान को पॉपुलर कौन किया था? गुरु नानक मेडल। और इसके बाद इसके जनक कौन कहलाते हैं? रेगनर ब्रिस्बेन। ठीक है। और किस पार्टी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? जनता पार्टी। जहां जनता पार्टी है वहां पर मोरारजी देसाई लिख दीजिए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अब चूंकि इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आपसे सवाल तुरंत पूछिएगा कि सर 5 साल का टेन्योर में लिखा है, क्या है बात है? तो पहले लिखा जी कि अनवरत योजना चल शुरू हो गया। अब लिखिएगा एरो देकर के टाइटल में पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78, 74 to 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना में टेन्योर लिखिएगा 74 से 78। कितना साल? 4 साल। अभी जैसे आप लोग लिखाते तैसे आप मेरे से सवाल पूछते कि 4 साल का है, चलो तो क्या हो गया दिक्कत? तो हम उस दिक्कत को पहले आप क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए पहले बता दिए। इस सब को खत्म करके क्या चला था हम लोग? क्या रोलिंग प्लान। अब किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई। कौन इंट्रोड्यूस किया था रोलिंग प्लान को? रेगनर ब्रिस्बेन। कौन किया था? रेगनर ब्रिस्बेन। लोकप्रिय कौन बना था? तो इसका मतलब है कि 74 से 78 चलना चाहिए था। कब से कब? 74 से 79 तक ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन 74 से कब तक चला? 78 तक। यानी एक साल पहले खत्म कर दिया और फिर 78 में किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान में क्या बोला था कि कभी खत्म ही नहीं होगा। हम पहले 3 साल में चलाएंगे, फिर 5 साल में चलाएंगे, फिर आगे चलाएंगे। और अभी आपको बता दें इसी पंचवर्षीय योजना के कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा जब हम लोग क्या है पंचवर्षीय योजना का कांसेप्ट है, इसका नाम रखा है विजन 15। और विजन 15 के अंदर कौन काम करता है? 7 ईयर स्ट्रेटजी। और 7 ईयर स्ट्रेटजी के अंदर कौन काम करता है? 3 इयर्स एक्शन। यानी 15 साल के अंदर 7 और 7 के अंदर 3। यानी अभी नाम हो गया विजन 15, फिर नाम 7 ईयर स्ट्रेटजी और 3 ईयर एक्शन एजेंडा। इसी तरह जब 74 से हम लोग का 78 चला, 74 to 78 चला, तो ये 4 साल का ही काम था, क्योंकि तब तक कांग्रेस पार्टी के बदले में जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोरारजी देसाई। उन्होंने कहा कि अब हम इसे पंचवर्षीय योजना वगैरह नहीं चलाएंगे, इसका नाम रखेंगे रोलिंग, यानी गोल कर दिए। बोला पहले बोले कि 3 से 5 साल चलेगा, फिर 5 साल से आगे का काम करेंगे, लेकिन जब भी 5वां साल पहुंचेगा उसका काउंटिंग कितना करेंगे? 1 साल। तो कभी नहीं खत्म होता, इसलिए इसका नाम बड़ा हिंदी बड़ा अच्छा रखा था, अनवरत। बोलते हैं कि हम लोग अनवरत इस कार्य को करते जा रहे हैं, लगातार। अनवरत मतलब लगातार, कंटिन्यू। इसलिए इसका नाम बड़ा अच्छा रखा। कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो 4 साल रहा, इसके पीछे वजह था कि रोलिंग प्लान पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था। और ये इंट्रोड्यूस कब हो गया था? 78 से पहले चला 80 और 80 से चला 83। लेकिन तब तक फिर जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाती है और छठी पंचवर्षीय योजना को फिर से कांग्रेस की सरकार इसको इंट्रोड्यूस कर देती है। टेन्योर फिर ठीक हो जाएगा, अब हो जाएगा 80 से 85। नहीं इस पंचवर्षीय योजना को मानता ही नहीं। जो बीच में इंट्रोड्यूस किया था कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान। इसको प्लानिंग में कौन दम है ही नहीं। तो बोला 78 से 80, 80 से 83 इसको कंप्लीट खत्म कीजिए और यहां से 80 से 85 कौन सा योजना होगा? छठी। इसका मतलब हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? 5वीं। ठीक है, समझ गए बात को? लिखिएगा। तो 74 से 78 आप समझ गए, 5 साल क्यों पूरा हुआ? क्लियर है? लिखिएगा इस योजना का मॉडल डीपी धर ने तैयार किया। इस योजना का मॉडल, द मॉडल ऑफ फिफ्थ ईयर प्लान दैट वाज गिवन बाय डीपी धर। इसके द्वारा दिया गया था डीपी धर। ठीक है, डीपी फॉर डॉक्टर, डीपी व्हाट्सएप वाला डीपी। आप तो समझ गया होगा। देखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान, डीपी धर। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान यानी इस प्लान का उद्देश्य क्या है? पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। गरीबी निवारण के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी हटाने की बात करें, गरीबों को हटाने की बात नहीं, यानी गरीबों को हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए नारा दिया गया।
ब्रैकेट देखिएगा, इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी जो थी उसके काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्वेश्चन आता भी है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना। या फिर सवाल पूछेगा कि जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था उसमें प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? पूछेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने साल का है? 4 साल। पूछेगा 4 साल क्यों रहा? पूछेगा रोलिंग प्लान को भारत में कौन इंट्रोड्यूस किया? जनता पार्टी। बहुत अच्छा, कौन पार्टी? जनता पार्टी। कौन के प्रधानमंत्री? ऐसे वैश्विक स्तर पर कौन लागू किया? इसको लोकप्रिय करने का श्रेय किसको जाता है? इधर ट्रैक बना करके लिखिएगा। न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, मिनिमम एसेंशियलिटीज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेशनल प्रोग्राम को शुरू किया गया। हाँ, नेशनल प्रोग्राम को, न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मिनिमम जो एसेंशियलिटीज था उसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, नेशनल प्रोग्राम को शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस कार्यक्रम के तहत, अंडर दिस प्रोग्राम, नेक्स्ट पॉइंट, इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन और पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिटिव फूड, इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिटिव फूड तथा भूमि श्रमिकों को, जो जमीन पे जो श्रमिक काम कर रहे, जो लेबर काम कर रहे थे, भूमि श्रमिकों को मकान बनाने के लिए जमीन देने का लक्ष्य रखा गया। भूमि श्रमिकों को मकान देने के लिए, मकान के लिए जमीन देने का लक्ष्य रखा गया। लिखिएगा, यह योजना काफी सफल रही। यह योजना काफी सफल रही और हम लोग को इस योजना के अंतर्गत एक चैप्टर मिल गया, सफल रही। अब इस कंसेप्ट में हम लोग के पास एक चैप्टर मिल गया, कौन सा? बताइए आप लोग कौन मिला हो? बताइए कौन सा चैप्टर मिला हो? सीधा सीधी मिला, पॉवर्टी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है पहले ध्यान दीजिए। पॉवर्टी से रिलेटेड पूछेगा कि इसका आकलन कौन करता है, एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी कौन करता है? तो बताइए, एनीबॉडी? क्या सर? एस्टिमेशन, अनुमान कौन लगाता है गरीबी का? कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबी का अनुमान लगाता है? IMF पता है क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो वाशिंगटन डीसी में, हमारे यहाँ गरीबी कैसे पता है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। जानते हैं सर? हम क्या जानते हैं? IMF को फुल फॉर्म जानते हो? तो IMF में SDR क्या है? सर SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। क्या? इसमें कि जो भी मेंबर्स कंट्री होते हैं उनका फंड जमा होता है। ठीक है। और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन, कितना वैल्यू होता है? जैसे कोई SDR जमा किया स्पेशल ड्राइंग राइट्स में पैसा, कितना वैल्यू होगा? सर इसमें हम 1 लाख SDR इंडिया से जमा करते हैं, तो इसका मेरा फंडिंग कैपेसिटी कितना बढ़ेगा? सर इतना डीप तो हमको पता नहीं है। लेकिन सर SDR से भारत से क्या है? नहीं, क्वेश्चन आता है। अच्छा, IMF पढ़ना है, लेकिन NSSO का मतलब SDR से नहीं या IMF से नहीं। सर आप जो बोल रहे हैं कि गरीबी का क्या निर्धारण है? हम पूछ रहे हैं कि गरीबी का आकलन को निर्धारण, आकलन सर जो होता है इंडिया में सर NSSO ऊपर
अच्छा है और वर्ल्ड लेवल पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें आईओएस भी हो गया, बट शायद WTO ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा ठीक चलिए जो कि सब ठीक नाम बांटा गया है, सब कोई भी के ठीक। देखिए हम लोग को पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक चैप्टर हम लोग को मिल गया, कौन सा? गरीबी पे अब हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। गरीबी से संबंधित हम लोग बहुत सारा अप्रोच हम लोग डेवलप करेंगे। सबसे पहले गरीबी को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा NSSO, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। फिर दूसरा टाइप हम लोग को समझना पड़ेगा CSO, जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके रिस्पेक्ट में इस चीज को देखना पड़ेगा। फिर हम लोग पॉवर्टी को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक का कांसेप्ट। किसके समझ को बढ़ाना पड़ेगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सर, वर्ल्ड बैंक मैं उससे WTO निकल टाइप लिख रहा था, वर्ल्ड बैंक ठीक है। तो समझना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर किसको? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक कोई एक सिंगल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें IBRD काम करती है, ICSID काम करती है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के, बहुत सारा छोटा-छोटा सिस्टम मिलकर के किसका निर्माण करेगा? वर्ल्ड बैंक। तो कहा जाता है कि वर्ल्ड लेवल पर कौन डिसाइड करेगा? वर्ल्ड बैंक। और यहां पर आपका कौन करेगा? SSO। तो हम लोग के पास एक चैप्टर तो खुल गया ना? यस सर। क्लियर? तो ये जब चैप्टर हम लोग के पास ओवरडी खुला है तो हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे। पहले तो जानना शुरू करेंगे भाई गरीब किसको बोलिएगा? जिसको मिनिमम एसेंशियलिटीज नहीं मिला, तो हर बार गरीबी का परिभाषा बदल गया। आज EWS में बोलता है 8 लाख आपका नहीं आमदनी है तो आपको EWS बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? आप EWS बना सकते हैं। तो हो सकता है कल जाकर 12 लाख का डेटा हो जाए, कल 15 लाख हो जाए, कल कहेंगे आप भैया नहीं जनरल है तो आप EWS भैया नहीं सकते हैं। आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है, चैलेंज इसको किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसको एक तरह से खारिज कर दिया गया EWS के मैटर। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना हम लोग को कौन सा चैप्टर दे रहा है? पॉवर्टी। और जब पॉवर्टी पढ़ेंगे तो हम लोग को NSSO को पढ़ना पड़ेगा और किसको? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग के पास कुछ सिस्टम आएगा जिसका नाम है, नाम सुना होगा IBRDA, नाम आएगा IDA, नाम आएगा ICSID, ठीक है? ये सब आएगा। नाम आएगा MIGA मीगा और नाम आएगा IFC। सबको मिला के पढ़ेंगे किसको? वर्ल्ड बैंक। इसका मतलब है कि पॉवर्टी को पढ़ने के क्रम में सब चीज हम लोग को पता चल जाएगा। अपने खुले, हम बोले थे इकोनॉमिक्स खुलने वाला चीज है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, खोलेंगे सिस्टम को पूरा। और जैसा आपको FSLRC और FSDC समझ में आया था ना, वैसा ये भी समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जाता। एकदम पेशेंसली आपको पढ़ना है और सब चीज समझ में आएगा। तो बोलता है मिनिमम एसेंशियलिटीज क्या है? तो कोई बोला कि जिसको भोजन कैलोरी में नहीं मिलेगा ना उसको गरीब मानेगा। बोला भाई क्या? तो एक आदमी बोला था कि 2400 किलो कैलोरी गांव के लिए और शहर के लिए 2100 किलो कैलोरी। मतलब हमको जितना एनर्जी चाहिए उसके आधार पर हम गरीबी का आकलन कर लें। बोला ठीक है, और बताओ। दूसरा फिर एक रिपोर्ट आया तेंदुलकर का रिपोर्ट, वो पैसा के आधार पर रिपोर्टिंग कर दिया। पिछले बार यूपीएससी का क्वेश्चन भी। हाँ, फिर एक रिपोर्टिंग आया सी रंगराजन का रिपोर्ट, और इस बार नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद मनगड़िया को लिया गया है इसका रिपोर्टिंग करने। इसका पॉवर्टी हम आपको सिर्फ गरीबी नहीं पढ़ाएंगे, गरीबी के रिस्पेक्ट में NSSO, इधर वर्ल्ड बैंक, दोनों को एसोसिएट करके और सारा डेटा आप लोग कॉपी में कंप्लीट करा देंगे। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बहाने हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर है ना? हर बार यही काम कर, खाली नाम है पांचवी पंचवर्षीय योजना, पढ़ना क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे किसको एसोसिएट कर लेंगे? और यहां पे किसको कर लेंगे? खूब बढ़िया, ये भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे तेंदुलकर रिपोर्ट क्या है, सी रंगराजन का रिपोर्ट क्या है, अरविंद मनगड़िया का रिपोर्ट क्या है, 2400 किलो कैलोरी का मामला किसको बोलते हैं। एक और कमेटी है इसमें लकड़ा वाला कमेटी, खूब फेमस क्वेश्चन है, आता है लड़का वाला नहीं, लकड़ा वाला कमेटी। कौन लड़का बोलता है कि हम लोग का कमेटी कब आएगा? लड़का वाला नहीं, लकड़ा वाला। लकड़ा वाला कमेटी का संबंध किससे है? पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी रेखा से संबंधित बातों का जिक्र करेगा। तो तमाम ऐसे चीज को हम लोग को किसके किसके कंट्रोल में कर देना है? पॉवर्टी का। और ये चैप्टर हम लोग का बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सीधा हम लोग फोकस करेंगे किस बारे में?